नरेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। आज हम जो छठा टेस्ट है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हम क्वेश्चन की जो पोस्टमार्टम जो श्रृंखला करते हैं उसके बारे में आपको देखना है। उससे पहले मैं आपको जो 6 टेस्ट के अंतर्गत कुछ जो ऊपर के रैंक के थे उन लोगों के कुछ नाम आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ आपको एज ए मोटिवेशन के लिए बताया जा रहा है। देखो, फर्स्ट जो रैंक थी वो मनोज कुमार जी मनोज कुमार जी मीणा जी की थी। नेक्स्ट सेकंड बालाबाई जाट की 167 नंबर, 175 थे इनके नंबर, सैम के 165 थे। फोर्थ रैंक पवी जी की 5, सलीम खान जी की 6, भगवान सिंह जी देवड़ा की 7, अविनाश जी शर्मा 8, मोहम्मद यासीन जी और 9 अमित सांकला जी। 10 नंबर है नरपत राम जी। 11 अजय मीणा जी। 12 है हर्षिक चौधरी जी और 13 आदेश मीणा जी। मनोज सिंह जी 14, 15 मिथिलेश, 16 रचना जी देवलिया, 17 हेमंत कुमार जी, 18 मुरलीधर सिंवर जी और 19 लोकेश कुमार जी, 20 गौरी रामचंद्रानी जी। नेक्स्ट जो 21 है मधुसूदन जी चारण, 22 महेंद्र रंकावत जी, 23 बीपी धाकड़ साहब, 24 राजकुमार जी वर्मा, 25 ममता जी योगी, 26 सुमन जी, 27 रंजीत सिंह जी परमार और 28 गोविंदलाल जी मीणा, 29 मोना जी कुमाऊत और 30 महावीर जी। देखो, इन लोगों के नाम अपन ने जो 82 नंबर हैं उन तक लिए हैं। बाकी लोगों ने भी अच्छा किया, अपना प्रयास कर रहे हैं। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो डेफिनेट है कि अच्छा ही कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को दें। टेस्ट देने से ही आपकी नैया पार होगी। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे वाले टेस्ट जो 7 टेस्ट है जो 3 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा उसका संपूर्ण सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। और यदि कोई नया व्यक्ति इसको वीडियो को देख रहा है तो आप लोग हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देख लें। इससे आप टेस्ट से जुड़े हैं और 3 तारीख को जो टेस्ट होने जा रहा है उस टेस्ट को आप दें। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट आपके मोटिवेशन के लिए। प्रेरणा एक आग की तरह जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार ईंधन डालना पड़ता है। जो आपको ये आपकी जो तैयारी कर रहे हो इसके अंतर्गत जो प्रेरणा है कि भाई हम अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं ये आप इसको हमेशा जलाए रखने के लिए ईंधन डालना पड़ता है। और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए ईंधन आपका है स्वयं पर विश्वास। यदि आप स्वयं पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं ये कर जाऊंगा तो डेफिनेट है कि आप कर जाओगे। आपकी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। देखो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। हार्ड वर्क से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे आपका नियंत्रण बढ़ता है, आपका क्रेज बढ़ता है, आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, आपके एफर्ट्स बढ़ते हैं। तो आप खूब अच्छे से मन लगा करके मेहनत करें, स्वयं पर विश्वास रखें, कायम रखें और अपने टीचर पर भी भरोसा रखें कि जो चीज़ लेके इन्होंने कोई भी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटती है तो हम बिल्कुल उसको सिस्टमेटिक करके इसके अंतर्गत नवंबर में करके फिर बहुत सारे टेस्टों को हम हो सकता है कि 2-3 दिन बाद में भी कंडक्ट करें। तो ये भी संभव है। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर खूब ताकत के साथ में पढ़ते रहें। नेक्स्ट देखिए आप इस पेपर का कुछ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ही नहीं, हम किस प्रकार से पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसकी एक एक चीज को, क्वेश्चन को खाली ऐसा नहीं कि A B C ऐसा D इस पर कर दिया है। आपको भी इसी प्रकार से कोई सा भी पेपर करो तो उसका पोस्टमार्टम जरूरी है। देखो, जयपुर का कौन सा शासक, क्योंकि क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा। अब देखो, जो मुगल शासक थे उनको अपन यदि एक ही दृष्टि से देखें तो कौन कौन से थे? भाग 100, भाग कहते हैं ना, भाग 100 भागे 100 प्रतिशत के निकालते हैं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब।
अब ये तीनों थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब इसके अंतर्गत भी इन तीनों का जो टाइम पीरियड था, इन टाइम पीरियड के हिसाब से जो अपने जयपुर का शासक कौन सा शासक था जो 3 मुगल बादशाहों की था, तो ये अपने मिर्जा राजा जयसिंह थे। मिर्जा राजा जयसिंह, ये ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। एक तो बात अपन ने यहां ये कर ली। अब इसको मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा की उपाधि इनके बीच वाले ने दी थी, ये भी ध्यान रख लेना। एस यहां पर आ रहा है, तो शाहजहां ने इसको उपाधि किसकी दी थी? मिर्जा की उपाधि दी थी। अब इसका टाइम पीरियड कौन सा काल था? सो 1621 से लेकर के 1600 जो 67 का 67 तक का काल है, इस समय रहे थे। और इनके कोई मुख्य कोई बड़ा काम है तो इन्होंने एक पुरंदर की संधि की थी। क्या की थी? पुरंदर की संधि की थी। और पुरंदर की संधि में मिर्जा राजा जयसिंह और अपने वर्षेज अपने शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि की गई थी। और इसमें शिवाजी को कुछ चीजें इनके साथ में माननी पड़ी थी। नेक्स्ट बात आती है, देखो सवाई जयसिंह। यहां से देखो क्वेश्चन यहां से या यहां से कहीं न कहीं से उठेगा। तो सवाई जयसिंह की बात आते हैं, तो सवाई की उपाधि इनको किसने दी? तो इनको भाई इनके लास्ट में थे औरंगजेब। औरंगजेब के समय के अंतर्गत ही थे, तो इनको किसने दी? सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। भगवान दास, जो भगवंत दास थे, इन्होंने अपना कोई बड़ा ऐसा विशेष काम नहीं किया था। इनकी पुत्री थी अपनी मानबाई, इनका नाम था, पुत्री थी इनकी मानबाई। इस मानबाई का विवाह सलीम के साथ में इन्होंने किया था। वैसे कोई इसमें विशेष आपको यहाँ भगवान दास जी के साथ में है नहीं। जो महाराजा माधो सिंह है, ये भी जयपुर के शासक है। अब माधो सिंह वैसे माधो सिंह के नाम का नहीं हुआ था, इनको फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत कहा जाता है। जो पहला माधो सिंह हुआ था उसको फर्स्ट और बाकी वाले को सेकंड कहा जाता है। अब बात आती है, जो मानसिंह प्रथम था उसके समय में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी थी। एकमात्र घटा था बंटवाड़ा का युद्ध, एकमात्र हुआ था बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये अपने जयपुर के अपने थे माधो सिंह प्रथम, और कोटा के शत्रु साल के साथ में हुआ था। कोटा के शत्रु साल के साथ में हुआ था, शत्रु साल के साथ में हुआ था। और इसमें जो जयपुर की हार हुई थी, ये तो हुआ माधो सिंह प्रथम के समय। अब बात आती है माधो सिंह सेकंड के समय। एक तो इन्होंने देखो जो बनारस जो हिंदी यूनिवर्सिटी है उसके लिए 5 लाख रुपए दिए थे। ये कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, ये किसने दिए थे? तो माधो सिंह सेकंड ने दिए थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अल्बर्ट हॉल बनाया था। अल्बर्ट हॉल जो जयपुर के अंतर्गत है, जो म्यूजियम है, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। और ये एडवर्ड जो सप्तम था, एडवर्ड सप्तम के वहाँ राज्याभिषेक के अंतर्गत माधो सिंह सेकंड थे, वो इंग्लैंड भी गए थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बट रहे हैं। अब यदि आप इसका आंसर है तो वो तो ए है ही, पर अपन ने सबकी थोड़ी थोड़ी सी पोस्टमार्टम कर लिए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं देखो। एक क्वेश्चन के साथ में हम चार के साथ में हम 50 के 200 क्वेश्चन लेने का इस प्रकार का प्रयास अपना रहता है। नेक्स्ट देखिए, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है। अब देखो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। अब ये बात अपन ने कर दी कुंभा की। इधर क्या आ गया? मालवा। इधर आ गया अपने मालवा। अब बात आती है इधर क्या आ गया? तो इधर अपना शासन था इसका गुजरात का। इधर शासन किसका था? गुजरात का। सबसे पहले देखो समस्या क्या हुई। मालवा का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी था, ठीक ना, महमूद खिलजी था। और जो गुजरात का शासक था उसका था कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन। इन दोनों ने आपस में एक संधि की थी। वो संधि की थी चंपारण की संधि। क्या की थी? चंपारण की संधि हुई थी। अब चंपारण की संधि करके इन्होंने कहा कि कुंभा को हराएंगे। तो भाई इसके जो मालवा का शासक था, टिस किसके थी? महमूद खिलजी की थी। तो टिस महमूद खिलजी की थी। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन था, ये भी इनसे परेशान था। तो इन दोनों ने मिलकर के चंपारण की संधि की। और यहां पर जो कुंभा जैसे उदयपुर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत एक जगह आई हुई बदनौर। भीलवाड़ा के अंतर्गत जगह आई हुई है बदनौर। कहां पर आई हुई है? भीलवाड़ा में बदनौर। यहां पे युद्ध हुआ और ये लोग हार गए। जो चंपानेर की संधि ये भी विफल ही रही और ये हारे। इस उपलक्ष्य में जो कुंभा था, यहां पर जो बदनौर के अंतर्गत एक कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। इस कुशाल माता के मंदिर को देखो बहुत सारे क्वेश्चन अपन साथ साथ में देख रहे हैं। बैराट माता का मंदिर भी कहते हैं, बैराट माता का मंदिर भी कहते हैं। तो यहां से ये सारे हुए कुशाल माता के मंदिर को और क्या कहते हैं? बैराट का मंदिर कहते हैं। ये किसने बनाया? कुंभा ने बनाया था। और कहां पर बनाया? बदनौर। और ये जब महमूद खिलजी को रहा था तब भी इन्होंने यहां पर एक 9 मंजिला विजय स्तंभ भी
कुंभा के द्वारा बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आती है जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। अब कौन से जैन विद्वान उनके दरबार में थे? तो इसके अंतर्गत जो सी ऑप्शन है, इसके अंतर्गत सी ऑप्शन है, उसके अंतर्गत बदनौर था, डी ऑप्शन था। तो सी ऑप्शन के अंतर्गत यदि आप देखोगे जिनसेन सूरी है, वैसे महाराणा कुंभा जो साहित्य के अंतर्गत या फिर अपने जो कल्चर, जो अपने साहित्य के दो, चाहे स्थापत्य कला के दो, सबके अंतर्गत इन्होंने अपना परचम लहरा रखे थे। इनके समय के अंतर्गत जो साहित्य के अंतर्गत देखोगे तो बड़े बड़े नाम किनके मिलते हैं? मंडन है, गोविंद है, नाथा है, सारंग व्यास है, सारंग व्यास, ये सारे के सारे इनके हैं। इनकी जो बेटी थी रमाबाई, ये भी संगीतकार थी। रमाबाई इनकी पुत्री थी, रमाबाई इनकी पुत्री थी, वे भी थे। इसके अलावा इन्होंने एक प्रशस्ति बनाई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये भी किसके द्वारा थी? कुंभा के समय कीर्ति स्तंभ। इसके जो अपने बनाने वाले थे जो अत्रि भट्ट और उसके पुत्र थे महेश भट्ट, इनका भी योगदान इन्हीं अपने साहित्यकारों का रहता है। तो आपको जिनसेन सूरी का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे जो जैनी हुए हैं वो भी इनके दरबार में थे, जैसे सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी। आप इन को बार बार ऐसा सुनोगे तो अपना आप आपके व्यू क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, इसके अंतर्गत ये चीज इस प्रकार से अपन को पढ़नी है। और आपके जो पेपर दिया आपका डिस्कस होना बहुत जरूरी होता है ना। नेक्स्ट देखो, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष में हुआ था? तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है 1570 के अंतर्गत, एक के अंतर्गत होता था। अब यहां पर अकबर स्वयं आया था अजमेर के बाद में नागौर के अंतर्गत आ गया था, और कई लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसे ये जैसलमेर के शासक थे हर्राज, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर के शासक कौन थे? कल्याणमल, इन्होंने भी कर ली। उनके पुत्र राय सिंह थे, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु जो राव चंद्रसेन है, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जबकि इनके भाई थे उदय सिंह ने भी क्या कर दी थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखो, जैसलमेर के हर्राज, कल्याण सिंह, राय सिंह, उदय सिंह, इन्होंने तो अपने इस नागौर दरबार के अंतर्गत मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, पर राव चंद्रसेन ने नहीं की थी। किसने नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने। देखो यहां से भी क्वेश्चन पुट होता है। इन्हें बूला बिसरा शासक, मारवाड़ का प्रताप, राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम रंगमंच रामप्रकाश रंगमंच जो थिएटर होता है, किस राजा के काल में बना था? ये अपने महाराजा जो राम सिंह द्वितीय थे, डी ऑप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो, इसमें बहुत सारे जो पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये कैसा था? प्रथम पारसी थिएटर था। 1878 के अंतर्गत बनाया गया था, और उत्तरी भारत का, यहाँ कहीं नहीं, अपने उत्तरी भारत का ये प्रथम रंगमंच था। उत्तरी भारत का प्रथम ये थिएटर था। अब बात आती है महाराणा जयसिंह की। जयसिंह का यदि अपन टाइम पीरियड देखें तो ये लगभग 1700 से 1733 के आसपास आता है। देखो, एक तो इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, इसके अलावा इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। वेधशालाएं यदि आप देखोगे, एक तो जयपुर में थी, दिल्ली के अंतर्गत थी, उज्जैन में थी, बनारस में थी, और मथुरा के अंतर्गत थी। ये इन्होंने 4+5 जयपुर के अंतर्गत वेधशालाओं के अंतर्गत थी। बहुत सारा लिटरेचर भी लिखा था इन्होंने, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, जिज मोहम्मद शाही, जयसिंह कारिका इत्यादि इन्होंने लिखा। अब इन्होंने जो वेधशाला में यहाँ की जो जंतर मंतर को 2010 के अंतर्गत यूनेस्को के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। अब देखो, नेक्स्ट बात आती है जैसे मानसिंह की। मानसिंह ने यदि देखें तो ये 7000 मनसब था। हल्दीघाटी के युद्ध के अंतर्गत इन्होंने नेतृत्व किया था, और इनके सानिध्य में जो राय मुरारी दास थे, उन्होंने मानचित्र, मान प्रकाश, जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति, मुक्तावली इत्यादि किताबें भी लिखी थी। प्रताप सिंह का देखें तो जो 1799 के अंतर्गत जो हवा महल का निर्माण कराया था, ये इनकी मुख्य स्थापत्य के अंतर्गत कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 6 के अंतर्गत देखो, अब बात आती है, देखो बहुत सारे युद्ध है। एक साथ में अपन ने 4 क्वेश्चन तो वैसे ही ले लिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन लेने का प्रयास करेंगे।
किस प्रकार से लेंगे, देखो जो गागरोन का युद्ध है ये आरएस के अंतर्गत क्वेश्चन आया था, आरएस 2021 के अंतर्गत, आरएस 2021 के अंतर्गत भी क्वेश्चन आया था। अब जो गागरोन का युद्ध है वो कब हुआ था, 1519 के अंतर्गत हुआ था। अब बात आती है, देखो गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है ये हुआ था महमूद खिलजी वर्सेज राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य, और राणा सांगा की अपने इसके अंतर्गत जीत हुई थी। अब महमूद खिलजी ने भी युद्ध क्यों किया था, महमूद खिलजी ने एक्चुअली युद्ध किया था कि राणा सांगा ने क्या किया कि जैसे ये आपका राजस्थान है, तो राणा सांगा ने ये जो गागरोन है झालावाड़ के अंतर्गत, गागरोन का किला अपने मेदिनी राय को दे दिया। और गागरोन का किला जो महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी के लिए अपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। मालवा के लिए ये अपना ऐसा था कि जैसे कोई इसका नाक ही हो, तो इसने सोचा कि ये राणा सांगा चला गया है तो मैं इस गागरोन पर अधिकार कर दूं। इतने में राणा सांगा वापस आ गया और राणा सांगा ने महमूद खिलजी को यहाँ पर गागरोन के युद्ध के अंतर्गत यहाँ पर पराजित किया था 1519 के अंतर्गत। अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि ए या बी में से, अब सी और ये डी ऑप्शन इस प्रकार से भी आप देख सकते हो कट गया। नेक्स्ट बात आती है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंतर्गत 3। अब देखो ये भी ऑप्शन कट जाता है, बाकी अपन को नहीं पता है तो भी अपन इसका ऑप्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये किसके मध्य हुआ था, ये भी मेवाड़ के कुंभा के मध्य, कुंभा और वर्सेज मालवा के मांडू, यही अपने महमूद खिलजी के मध्य, ठीक ना। और इन्होंने क्या किया था, मालवा के शासक ने एक इनके शत्रु थे मैपा पंवार को इन्होंने शरण दी थी, इसलिए इनके मध्य अपने सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अब बात आती है ग्रीष्मेल का हुआ था 1544 के अंतर्गत हुआ था। ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ग्रीष्मेल शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और इसी ग्रीष्मेल के युद्ध में मालदेव ने जेता और कुंपा नामक दो अपने जो सैनिक थे उनको अपने खो दिया था। अब देखो शेरशाह सूरी की तरफ से भी आप देखोगे बीकानेर के जो कल्याणमल थे वो इनकी तरफ से लड़े थे। अब बात आती है नेक्स्ट साहिबा तथा पाहेबा का युद्ध। अब यही बचता है 1541-42 के अंतर्गत हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था साहिबा पाहेबा, ये जेतसी और जो बीकानेर के शासक थे जेतसी और मारवाड़ के थे मालदेव, इनके मध्य हुआ था साहिबा और पाहेबा का युद्ध कहलाता है। और इसमें जो जेतसी है कहा जाता है कि इसमें ये जो वीर गति यहीं पर हो गए थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन, और मालदेव ने क्या कर लिया, बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। ये अपने साहिबा के युद्ध के अंतर्गत। देखो एक क्वेश्चन के अंतर्गत हमने कम से कम 10 क्वेश्चन किए हैं, तो ये पोस्टमार्टम का बेनिफिट होता है। अब बात आती है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। तो राजपूताने का कर्ण दुर्गादास को तो कहा नहीं जाता है, राजपूताने का राय सिंह, बिल्कुल राय सिंह को ही कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अब क्यों कहा था और किसने कहा था, यह भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या हुआ, जब अकाल पड़ा तो इन्होंने हॉस्पिटल खुलाए थे। हॉस्पिटल जो अपने पशु थे उनकी चारे की व्यवस्था की, इस प्रकार की व्यवस्था की। इन्होंने बहुत सारे उदार काम किए थे। इसीलिए इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने कहा था इन्हें, मुंशी देवी प्रसाद ने। ये सब क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। अब बात आती है यहां से, ये तो हो गई। दुर्गादास को क्या कहा जाता है, ये भी मारवाड़ के थे, ये ने मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल टॉड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसीज कहा था, यूलिसेस कहा था। अब बात आती है कर्ण सिंह का ऐसा कुछ विशेष है नहीं, इसे कहा जाता है भूला बिसरा। अपने कह सकते हैं कि भूला बिसरा नहीं, सॉरी, इसे अपने कहेंगे महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा, देखो हाँ, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, देखो ना, इसमें ऐसे ही लिखा जाता है,
ठीक ना। मारवाड़ का प्रताप ये इस प्रकार का था। ये भी मालदेव का पुत्र था, है ना, रावचंद्र सेन। ये घूमता फिरता ही रहा, पर इसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अब बात आती है कि हुडा सम्मेलन क्या था। पहले बात तो देखो, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। ये हुआ कब था? 17 जुलाई 1700 और 17 दूना कितना होता? 34। तो सारी डेटें याद रह जाएगी। 17 जुलाई 17 से 7 अपने 17 दूना 34, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। अब ये हुआ था हुडा सम्मेलन का, एक्चुअली उस समय मराठों से परेशान थे, तो मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए हुआ था। किसके आक्रमण को? मराठों के आक्रमण को। ये मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए इकट्ठे हुए थे। और किसकी अध्यक्षता थी इसमें? मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड। और भी इसमें बहुत सारे वैसे शासकों का योगदान था, जैसे जयपुर के सवाई जय सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, कोटा के दुर्जन शाल थे, बूंदी के दलेल सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, करौली के गोपाल सिंह थे। इस प्रकार से बहुत सारे राजा थे। यदि इसके अंतर्गत देखा जाए तो जगत सिंह और सवाई जय सिंह 2 और 3 मिलता है, और डी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर क्वेश्चन है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो सीधा सा ऑप्शन यदि देखोगे तो बी, नागौर का विवाद था। अब देखो, नागौर का विवाद क्यों हुआ था? देखो, नागौर का विवाद हुआ था 1456 के अंतर्गत की बात है। यहां पर एक तो था अपने नागौर के शासक थे शम्स खां। कौन थे? शम्स खां। एक तरफ थे अपने, इनका छोटा भाई था मुजाहिदीन। अब मुजाहिदीन ने क्या किया? इस शम्स खां को अपने गद्दी ले ली थी। अब ये कुंभा की मदद से ये शम्स खां क्या हुआ? जीत गया, वापस से इसने शासक बन गया। अब शासक बनते ही इसने इसको नागौर से, इनको अपने कुंभा से कोई मतलब नहीं रखा। अब शम्स खां ने मतलब तो नहीं रखा, और इसके अलावा जो एक शर्त थी कि इसके जो नागौर का किला है उसका भी मरम्मत नहीं करवाएंगे। शम्स खां ने भाई मरम्मत भी करवानी शुरू कर दी। अब बात आती है, इस स्थिति में जब कुंभा ने इसको जो इसकी हेल्प के लिए था, इसके अंतर्गत जो गुजरात का शासक था उसने भी इसके अंतर्गत हेल्प की थी। गुजरात के शासक ने, जब इसने शम्स खां को दबाने का प्रयास किया तो गुजरात के शासक ने इसकी सहायता की थी, और कुंभा ने इसको अंततः शम्स खां को हरा दिया। तो गुजरात के शासक ने सोचा कि मुझे ही हरा दिया है, और इस गुजरात के शासक जो कुतुबुद्दीन था, इसने अपने दिल पर ले लिया, और इसने भी आक्रमण करने का प्रयास कर लिया था। तो सबसे पहले जो विवाद हुआ था वो नागौर विवाद कहलाता है। जो कुंभा के गुजरात संघर्ष भाई शम्स खां था, और शम्स खां ने अपनी मोनोपोली से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। ये एक दिक्कत थी। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया, और सैकड़ों बार ही पूछेगा। 17 मार्च 1527 को। अब देखो इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। एक तो सांगा ने पाती पेरवन की एक परंपरा थी, जिसमें सभी जो राजपूत शासक थे वो इकट्ठे हो जाते थे और सामूहिक रूप से लड़ाई करते थे। इस प्रकार की ये परंपरा के अंतर्गत आहन किया था, और इस आहन के अंतर्गत बहुत सारे राजा एक क्षेत्र इकट्ठे हुए थे। फिर भी ये बाबर से हार गए थे, क्योंकि बाबर के पास में बहुत सारी अत्याधुनिक चीज़ें थी। अब बात आती है जो तोपें वगैरह थी। अब इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो अफगान सुल्तान जो महमूद लोदी था वो भी इसके अंतर्गत शामिल था। महमूद लोदी था। हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती था। ये मेव का शासक था, मेवाती था। मारवाड़ के शासक गंगा सिंह का पुत्र मालदेव भी था। बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत शामिल थे। बीकानेर के जो जैसी थे उनके पुत्र थे कल्याण सिंह, ये भी इसके अंतर्गत थे। मेड़ता के रायमल राठौड़, मेड़ता के थे रायमल राठौड़। तो ये इसके अंतर्गत बहुत सारे थे। देवलिया के राउत बाघ सिंह थे। ईडर के राजा भारमल थे। तो अब देखो इनके सबके नाम पूछे नहीं पूछे, आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये पाती परवेन क्या था और किस प्रकार से ये 17 मार्च 1527 को इस प्रकार से युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो इसमें बी ऑप्शन है
जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत आप देखोगे एक धारा है, जो धारा क्या, सॉरी, अनुच्छेद 31 ग के तहत इन्होंने इसे अपने जो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे लघु संविधान, बहुत सारे इसके अंतर्गत जो अमेंडमेंट, बहुत सारे परिवर्तन वगैरह इसके अंतर्गत हुए थे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हुए थे, तो आप देखोगे इसमें जैसे 39 क, 43 क, 48 क, ये सब इसके अंतर्गत जोड़े थे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन और कर्मकारों का भाग लेना वगैरह इसमें शामिल कर दिए थे। पर्यावरण की रक्षा, ये भी इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया था। अब यदि देखोगे 44वें संविधान संशोधन में एक ही चीज ज्यादा ध्यान रखनी, एक तो संपत्ति का अधिकार था, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 क के अंतर्गत कर दिया गया। और क्या किया गया, 352 के अंतर्गत जो आंतरिक अशांति का से विद्रोह पे जो आपातकाल लगता था, उसकी जगह क्या कर दिया था, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः किया गया था। अब इसके अलावा जो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के अंतर्गत किया गया था, इसमें 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति के बारे में बताया गया है। अब जो 7वां संविधान संशोधन है, ये 14 राज्य और उसमें जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनके बारे में बताया गया। जो राज्य पुनर्गठन किया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंतर्गत उच्च न्यायालय की बात करता है। तो इसमें आपको बी ऑप्शन ध्यान रखना है। बाकी को भी आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन की पोस्टमार्टम इस प्रकार से की जाती है, ध्यान करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट थोड़ा फटाफट चल लेते हैं अपन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसमें अपने जो आपके जो प्रस्तावना में भी है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये न्याय की बात कर रहा है, ठीक ना, ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। तो ये एक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, जो 38 के अंतर्गत दी हुई है। अब बात आती है 51 क्या कहता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। इसमें भारत की जो विदेश नीति है वो 51 के अंतर्गत आई हुई है। 49 क्या कहती है, 49 कहती है प्रत्येक जो स्मारक और जो कलात्मक ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थानों का अपने रक्षा करना चाहिए। ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा की बात कर रहा है। 36 के अंतर्गत क्या चीज कही गई है, राज्य शब्द का प्रयोग उसी प्रकार से है जैसे भाग अपने 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य संस्थान है, जो राज्य सरकारी संस्थान है, उनके लिए जो राज्य का प्रयोग किया गया वही भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 में किया गया वही यहाँ पर 36 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारकों की बात की गई है। 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 38 के अंतर्गत है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विदेश नीति की बातें कही गई है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए, तो ये भी जो अपने लघु संविधान कहा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए। अब 44वें संविधान संशोधन के तहत सीधा सा एक ही चीज ध्यान रखनी है, संपत्ति का अधिकार को तो एक शामिल किया गया। 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। और जो लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत जो 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष किए थे, जो कार्यकाल 6 वर्ष किया था, इसके अंतर्गत वापस से 5 वर्ष कर दिया गया था। अब इसके अंतर्गत जो मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य कैसे जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे और इनको 4 क के अंतर्गत शामिल किया गया। और ये कहां पर है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अब इसमें जो अभी मूल कर्तव्य है वो 11 हैं। 11वां जो अपने जो बच्चे हैं उनको जो 14 वर्ष से अधिक बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो शिक्षा के अधिकार को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है और उसे अपने 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है, यदि देखो लोकसभा या विधानसभा है या मंत्री परिषद है। अब मंत्री परिषद के अंतर्गत जो कुल सदस्यों की संख्या है उसका 15% होगी। जैसे राजस्थान के विधानसभा के अंतर्गत 200 सीटें, तो 15% मतलब कि इसके आप देखोगे 30 कुल मिलाकर के मंत्री
बन सकते हैं। ये बात यहाँ पर की गई। 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 326 के तहत मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 कर दी गई। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो संविधान संशोधन लिए गए हैं, अपन इसके बाद में थोड़ी कुछ क्लासें हो जाती है तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से संविधान है, कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, उनके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार के उपयुक्त कथन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण की बात की गई 48 के अंतर्गत 48A के अंतर्गत की गई है। अब देखो 51A की वापस से वही बात आ गई है। 51A के अंतर्गत अपन ने क्या है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो 11वां कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब 50 क्या कहता है, 50 कहता है न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग अलग किया गया है। यहाँ पर न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग अलग किया गया है। 44 क्या कहता है, समान सिविल संहिता की बात करता है, 3 तलाक वगैरह ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपन चीजें देखेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान, 6 वर्ष से 11 वर्ष के माता पिता सुरक्षित शिक्षा अवसर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सभी संगत है। ये सभी इसका मतलब कि अपन को मूल कर्तव्य जो 11 है, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, ये सब के सब याद होने चाहिए। इसका बात अपने यही बताई जा रही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। तो ये सूचना देनी चाहिए 14 दिन पूर्व। अब देखो, ये अपने जो पदावधि दी हुई, एक तो 56 के अंतर्गत दी हुई है और एक जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है, वैसे तो टाइम पीरियड 5 वर्ष होता है। अब ये संसद के किसी भी सदन के अंतर्गत 1/4 सदस्य यदि लिख करके कहते हैं और उसकी सूचना देते हैं, एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, लिख करके लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं और उसको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कर सकते हैं, बातें बताई जा सकती है। अब बात आती है, अब यदि ये प्रस्ताव उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, 2/3 बहुमत से ये एक सदन के अंतर्गत पास हो गया, फिर नेक्स्ट दूसरे सदन में जाएगा, वहां पे भी 2/3 सदन से दूसरे सदन के अंतर्गत भी पास हो गया। अब इसके बाद में राष्ट्रपति क्या होगा, पद मुक्त हो जाएगा। इसी को कहा जाता है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये 14 दिन पूर्व इसको सूचित करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को रिक्त पद कितने दिनों में भरा जाएगा। अब बात आती है, देखो रिक्त कब होगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दे, या फिर महाभियोग लगाया जाए, या फिर कोई अन्य कोई भी कारण हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसे 6 मास के अंतर्गत पद भरना होगा। और ये जो रिक्त पद भरने की दिया हुआ है वो अनुच्छेद 62 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, तो निर्वाचक मंडल की बात की गई है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत की गई है। ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत की बात नहीं कर रहा हूं, निर्वाचित की बात कर रहा हूं। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त सभी क्या है, संगत है। अब बात आती है, इस जम्मू कश्मीर को भी 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि इलेक्शन होंगे तब इसका अपन जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा ना, इलेक्शन होंगे क्या, राष्ट्रपति के इलेक्शन हो गए हैं तो इसके अंतर्गत इन्होंने भी भाग लिया है। 2019 में इनको शामिल कर दिया गया है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सुपर वासुकी नामक स्पेशल ट्रेन किस रेलवे ने चलाई थी। तो ये दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आपके जो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत पूछा हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के कोरबा तथा नागपुर के बीच के अंतर्गत चलाई गई थी। अब आपको ये भी देखना है कुल कितने जोन है। अब आई थिंक शायद 18-19 के आसपास कुल जोन होंगे, और इसको आप चेक कर लेना है ना। तो ये भी चीज़ें आप, हालांकि आपको करंट के क्वेश्चन से ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखिए क्योंकि ज्योग्राफी आपके है नहीं। राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो किसको नियुक्त किया गया है। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो अपने किया गया मधुकर गुप्ता को, अभी जो हाल ही में बनाए गए ये IAS हैं। PS मेहरा पहले के थे, PS मेहरा जो पूर्व के थे मुख्य, इनकी जगह इन्होंने लिए मधुकर गुप्ता ने लिए। अब बात आती है कि बिना का मालू कौन है। तो बिना का मालू है
जो अपने संगीत नाटक अकादमी जो जोधपुर के अंतर्गत है उसकी ये अध्यक्ष बन गई है। और तनिष्का श्रीवास्तव कौन है? ये जयपुर की है, नृत्यांगना है। इन्होंने दुबई के अंतर्गत एक अपने कुछ कल्चर प्रोग्राम हुआ था, उस कल्चर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वर्ण पदक मिला है। आपको ये राजस्थान से संबंधित चीजें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? मधुकर गुप्ता आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल होने की आयु रखी गई है? तो 15 से लेकर के 17। इसके अंतर्गत बिल्कुल बहुत पुराने जो पोता और दादा भी साथ के अंतर्गत खेले हैं। ये बहुत ही अच्छे जो अपने ओलंपिक खेल हुए थे और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, खूब इसका एंजॉय किया गया था। अब ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 29 अगस्त 2022 से हुई थी और जोधपुर के पाल गांव से हुई थी। जोधपुर के पाल गांव के द्वारा हुई थी। कुल इसमें खेल कितने थे? 6 खेल थे। इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था शेरू। शुभंकर क्या था? इसका शेरू था। और 6 गेम कौन कौन से थे ये भी देखो, आपको इस प्रकार की चीज़ें ध्यान रख लेनी चाहिए। एक तो जैसे बड़े बड़े गेम है, कबड्डी, टेनिस बॉल। क्रिकेट भी कैसी थी? टेनिस बॉल वाली थी, क्योंकि सब बुजुर्ग वगैरह खेल रहे हैं। एक इसके अंतर्गत ही वॉलीबॉल थी। हॉकी भी इसके अंतर्गत शामिल थी। शूटिंग वॉलीबॉल थी, ये पुरुषों के लिए थी। और जो अपने खो खो था वो अपने महिलाओं के लिए था। एक बिल्कुल समानता की दृष्टि से सबको शामिल करते हुए इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत ग्रामीण ओलंपिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के निम्न में से किस कविता संग्रह को दिया गया? देखो ये तो 23 भाषाओं को तो एक तो दिए गए थे। अब बात आती है कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत साहित्य युवा पुरस्कार, एक तो युवा पुरस्कार दिया जाता है, एक बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो युवा पुरस्कार दिया गया वो अपने दिया गया था आशीष पुरोहित को, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। अब तो फिर समाज शर्मा कौन है? समाज शर्मा को दिया गया हिंदी के लिए दिया गया। और इन्होंने चुनिंदा कुछ अपने हिंदी के लिए भी दिया गया। और इन्होंने जो साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार जीता था, साहित्य अकादमी का, तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार जीता था, ठीक ना। ये इसके अंतर्गत चुनिंदा कुछ बाल कहानियां वगैरह इनकी बुक का नाम था। अब तो भगवंत अनमोल कौन है भाई? तो भगवंत अनमोल कौन है? इन्हें हिंदी का मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। और किस किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनका उपन्यास था परमे के लिए इनको दिया गया है। विश्वामित्र दादीज को राजस्थानी के अंतर्गत मिला है, परंतु राजस्थान अकादमी या युवा की जगह क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार है। और इन्होंने जो इनकी रचना है वो है मछलियारा आंसू इन्होंने राजस्थानी के अंतर्गत लिखी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के संदर्भित करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बर्मिंघम में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन से राष्ट्रमंडल खेल थे और भारत का स्थान तालिका के अंतर्गत कौन सा था? तो इसमें 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे और भारत का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान इसके अंतर्गत था। अब बात आती है, देखो इसके अंतर्गत जो शुभंकर था, उस शुभंकर का नाम क्या था? पेरी था। क्या था? पेरी था। ये कब से कब तक चले थे? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चले थे। कुल शामिल गेम कितने थे? 20 थे। भारत ने क्या जीता था? 22 स्वर्ण जीते थे। कितने जीते? 22 स्वर्ण। चौथा स्थान है, बहुत अच्छा स्थान किया भाई। 16 रजत हो गए, फिर 16 रजत हो गए और 23 इसके कांस्य पदक भारत के द्वारा जीत करके चौथा स्थान इसके अंतर्गत हासिल किया था। और ये जो राष्ट्रमंडल गेम है, ये राष्ट्रमंडल गेम कौन से हैं? अपने 23वें राष्ट्रमंडल गेम थे। देखो नेक्स्ट देखिए, मंडला किस राज्य के आदिवासी बहुल जिला है जिसे भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला किया गया? ये इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आ जाएगा, मध्य प्रदेश का। अब कार्यात्मक रूप से साक्षर किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो लिख सके, पढ़ सके, नाम लिख सके, संख्या गिन सके, उन्हें कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर का नाम क्या था? तो राष्ट्रमंडल शुभंकर पेरी था। शेरू अपने ग्रामीण ओलंपिक का था। मिरोइतोवा आई थिंक ओलंपिक का था, इसको आप चेक कर लेना, ओलंपिक का ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत विकास प्रभार आवासीय
या गैर आवासीय भवन की नई योजनाओं के लिए किससे वसूला जाएगा? तो विकासकर्ता से, डेवलपर से। और यदि बाद में वापस से बिल्डिंग को बनाया जा रहा है तो वहाँ के निवासियों से वसूल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के तहत कौन सा कर बाध्यकारी कर नहीं है? कौन सा कर बाध्यकारी कर नहीं है? तो ये कर है जो पुल, सड़कें, बाध्यकारी कर नहीं है। प्रदूषण पर कर, व्यापार पर कर, सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री आदि पर कर, ये बाकी जो सारे कर हैं बाध्यकारी कर हैं। जबकि ये कर है जो है उपयोगिता कर है, उपयोगिता कर है। और ये धारा 104 के अंतर्गत दिया हुआ है। 103 में अन्य कर दिए हुए हैं, 102 के अंतर्गत बाध्यकारी कर दिए हुए हैं। तो ये मुख्यतः इस क्वेश्चन के अंतर्गत आंसर आ जाएगा। 28 के अंतर्गत देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा उपयोगिता प्रभार है? तो ये जो धारा 104 के तहत पार्किंग चार्ज, ये पार्किंग चार्ज के अंतर्गत आएगा। जो प्रदूषण, विज्ञापन नहीं, ये किस प्रकार के कर हैं? ये बाध्यकारी कर हैं। और किस धारा के तहत है? 102 के तहत आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 117 के तहत सूचना का प्रारूप 116 की सूचना कौन सी अनुसूची के अनुसार होगी? जो 116 की जो सूची दी जाती है उसकी सूचना का प्रारूप कौन सा होगा? तो अनुसूची 2 और 3 डी के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात आती है अनुसूची 4 क्या है? इसमें जो मांग का नोटिस है, मांग का नोटिस दिया जाता है, मांग का नोटिस दिया जाता है, वो अनुसूची 4 के अनुसार है। ये धारा कौन सी है? 30 के अंतर्गत है। और जो 5 है, 5 के अंतर्गत दी जाती है जो वारंट से संबंधित है, वारंट जारी किया जा सकेगा, वारंट जारी किया जा सकेगा, वारंट जारी किया जा सकेगा। ये धारा कौन सी आ रही है? धारा अपने 131 के अंतर्गत है। और ये अनुसूची कौन सी होगी? 5 होगी। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आ जाएगा। और वो अपने बाकी का भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 113 के तहत कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करता है? तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति करती है और उनको अन्य कार्य भी दे सकती है। ये इसके अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 132 के तहत वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश करने पर, धारा 132 में बलपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। देखो एक तो बात यहां से पता चल रही है, महिलाओं को कितने घंटे तक का नोटिस दिया जाता है? तो महिलाओं को दिया जाता है 3 घंटे पूरे नोटिस दिया जाता है कि अब आप यहां से ससम्मान बाहर निकल जाइए। फिर भी नहीं निकलती तो फिर कार्रवाई भी की जाती है। नेक्स्ट देखिए 32 के अंतर्गत, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 कहता है कितने वर्ष के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता? कितने वर्ष बाद वारंट जारी नहीं किया जा सकता? 3 वर्ष तक नहीं किया है तो वारंट जारी नहीं किया जा सकता, परंतु वसूली उससे की जाएगी। मुख्यतः बात यहां पर यही है। 33 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 124 के तहत कराधान के मामले में अपील अधिकारी स्वयं आदेशों की समीक्षा कितने समय में करे तो विधिपूर्ण होगा? तो यदि वो खुद ही कर रहा है और उसके अंतर्गत अपने जो डिसीजन दिया है उसको रिव्यू करना चाहता है या एप्लीकेशन के आधार पर रिव्यू करना चाहता है तो 3 मास के अंतर्गत उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 132 वारंट निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश में निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता है? देखो, उच्च अधिकारियों की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। खिड़की दरवाजे ताले तोड़े जा सकते हैं। महिलाओं की संपत्ति में 3 घंटे नोटिस देना चाहिए, ठीक है। कार्रवाई का समय निश्चित नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सूर्योदय यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट था, अपन ने क्लास में भी दिया था, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी, रात्रि काल में कार्रवाई नहीं होगी। तो इसमें नहीं है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 134 के तहत कुर्की की गई संपत्ति के विशेष मामलों में विक्रय करने तो विक्रय के अधिक राशि से कितने समय तक व्यक्ति मांग नहीं करता है तो ये राशि नगरपालिका की संपत्ति बन जाएगी। यदि कुर्की कर लिए और यदि मांग नहीं कर रहा है, मांग करेगा तो उसको उसकी राशि से जो एक्स्ट्रा है वो देना पड़ेगा। यदि मांग नहीं करता है तो वो 1 वर्ष के भीतर मांग नहीं करता है तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी? नगरपालिका की हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत समस्त वसूली के लिए रसीद का दिया जाना कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो रसीद आती है भाई, समस्त रसीद तो देनी पड़ेगी 138 के तहत। अब 135 क्या कहती है? ये नगरपालिकाओं के बाहर कुर्की और विक्रय से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है। ये नगरपालिका का ये तो मुख्य अधिकारी करेगा या फिर कोई तहसीलदार वगैरह करेगा। अब धारा 140 क्या कहती है? करों के लिए जो भूमि भवन का दायित्व है, करों के लिए जो भूमि है और जो भवन है उनका दायित्व की बात करता है। दायित्व किसका होगा? जिसका जो प्राथमिक अधिकार है उसी का ही दायित्व होगा।
और धारा 132 वही वापस है, वारंटों के निष्पादन करने के लिए जो बलपूर्वक प्रवेश है, और जब महिला होगी तो उसको 3 घंटे पहले सूचित किया जाता है। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः चीज है। नेक्स्ट देखिए 37 के अंतर्गत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा और वारंट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइन किसके होंगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को होंगे। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत नगरपालिका की बैठक कौन से नियम के अंतर्गत होगी, बैठक कहाँ हो रही है, पेड़ के नीचे हो रही है, तो किसके नियम के तहत, नियम 3 के तहत। इसके अंतर्गत अपन ने जो क्लास है, यदि आपने क्लास नहीं ली है तो क्लास को लें और उसके MCQ वाली क्लास, दोनों क्लासों को लें, उसमें बहुत अच्छी चीजें बता रखी है। 2 के अंतर्गत आपका कोई नियम हो या धारा हो, क्या लिखा रहता है उसके अंतर्गत, परिभाषाएं रहता है। कार्य संचालन के अंतर्गत यदि अपन सारे नियम देखें तो नियम ही कितने आ रहे हैं अपने, 22 नियम है। तो ये नियमों की बात है ही नहीं, ये धाराओं की बात है, यहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत सामान्य बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो पीठासीन अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा, वो नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उनमें से कोई सदस्य है उसको चुना जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के सदस्यों द्वारा संकल्प को कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता है। देखो संकल्प को जो कार्यसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा वो अध्यक्ष की अनुमति, अध्यक्ष मतलब कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही शामिल किया जाएगा, बाकी का इसके अंतर्गत कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत कम से कम कितने सदस्य बैठक की गण पूर्ति के लिए आवश्यक है। अब देखो गण पूर्ति की बात करिए, 7 हेवन के अंतर्गत गण पूर्ति की बात की थी अपने है, और 8 के अंतर्गत गण पूर्ति नहीं है तो बैठक का स्थगन किया जा सकता है। या तो ये अपन ने बात कर दी, गण पूर्ति के लिए आवश्यक कितने हैं, 1/3। ये नियम 7 के अंतर्गत इस प्रकार की लिख रखा है। और यदि नहीं होते हैं तो 8 के तहत उस मीटिंग को क्या है, कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 42 के अंतर्गत, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक में रखे गए समस्त संकल्पों का विनिश्चय डिसीजन कौन करेगा भाई, डिसीजन 9 वाइन पी करके डिसीजन होगा 9, ए ऑप्शन आ जाएगा। 10 हैन, मुर्गी क्या कर रही है, इसको जो प्रस्ताव रखने का ढंग है, मत के लिए प्रस्ताव लाने का ढंग है ना, लाने का ढंग तरीका बताती है, जैसे हाथ खड़े करके प्रस्ताव को ऐसे लिया जाता है। अब ये सारी बातें हो गई, तो बैठक का कार्यव्रत किस में होगा, नियम 11 के अंतर्गत है बैठक का कार्यव्रत, और कार्यव्रत इसके मुख्य नगरपालिका अधिकारी की निगरानी के अंतर्गत 3 दिन के अंतर्गत होगा। 12, यदि कोई फालतू की बात बोलता है तो बोलने के 12 के अंतर्गत बोलने के कतिपय निर्बंधन की बात कह रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 के अंतर्गत, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम के अंतर्गत बैठक का कार्यव्रत की अभी अपन ने बात की थी, कार्यव्रत किसके अंतर्गत होगा, जब अपने 11 लेमन पीने के बाद में ये अपने बात कर रहा है। 10 हैन क्या करती है, हैन मत के लिए प्रस्ताव का ढंग है, मत के लिए प्रस्ताव का ढंग बता रहा है। 12 शेल्फ के अंतर्गत यदि फालतू की बात बोलेगा तो बोलने पर कतिपय निर्बंधन, इससे बहुत ही गंदा लिखा जा रहा है, वहाँ सीधा उस पर लिखते हैं अपने तो थोड़ा ठीक लिखा जाता है, बाकी यहाँ तो 13 ये बोलने की अवधि की बात कर रहा है ना, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नगरपालिका की कार्रवाइयों को अभिलेख और अभिलेखा कौन करता है। ये 21 नियम के तहत अपन ने देखा था कि भाई ये इसका जैसे 21 जो शादी की उम्र है उसके तहत ही। अब कौन करेगा, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। कौन करेगा, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, नियम 21 के तहत ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के क्रमशः वित्त पोषण कितना है। सेंट्रल का है 60 और स्टेट का है 40। सेंट्रल का 60 और स्टेट का है अपने 40, 60:40 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका मिशन के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर कितने हो सकते हैं। ये CLC जो सेंटर है, शहरी आजीविका सेंटर है, वो कितने हो सकते हैं। तो ये दिया हुआ है अपने 3 लाख है। 3 लाख पर तो एक हो सकता है, 3 से लेकर के 5 लाख तक है
तब वहाँ 2 हो सकते हैं। 5 से लेकर के 10 लाख तक है, वहाँ अपने 3 हो सकते हैं। और 10 लाख से अधिक है तो मैक्सिमम है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इसीलिए अपने इसको 8 करना है, अपन को बी ऑप्शन राइट करना है। नेक्स्ट देखिए 47 के अंतर्गत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के प्रति 1 लाख आबादी पर कितने व्यक्तियों को सामुदायिक आश्रय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं? तो 100 व्यक्तियों पर किए जा रहे हैं। अब इसके अंतर्गत भी जो इसमें जो वित्तीय फंड मिलेगा वो 5 वर्षों तक इस प्रकार की ये सहायता मिलेगी। 5 वर्षों पर इस प्रकार की सहायता मिलती है ना, वर्ष पर इस प्रकार की सहायता मिल रही है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, कचरा मुक्त शहर का लक्ष्य निम्न में से किस मिशन को स्वीकार किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है, 2.0 है, जो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है इसके अंतर्गत, और कब तक है? 31 मार्च 2026 तक रखा गया है। इसके अंतर्गत कचरा मुक्त शहर का टारगेट रखा गया है। ये अपने स्वच्छ भारत मिशन को भी देख लेना है, जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। और हृदय और अमृत योजना, इसका आपको इस बार देखना ही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में केंद्र सरकार 1,41,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले चरण में 62,900 खर्च किए गए थे। तो ये कथन ए, क सही है, ख सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा लिया गया। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में प्रस्तावित स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण है? तो ये है अपने 8वां। ये कौन सा है? 8वां। 8वें के अंतर्गत एक तो 3R की बात की गई है, एक तो 3R की बात की गई है। 3R का मतलब था, एक R का मतलब था रिड्यूस, चीज़ों का रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। रिसाइकल उनका पुनः साइकिल किया जाए। रीयूज पुनः उपयोग लिया जाए। तो ये बात करनी है। और इसका जो थीम रखी थी, उस थीम का नाम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ रखी गई है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और हमने किस प्रकार से इस पूरे चैप्टर का कैसे पोस्टमार्टम किया है। आपको भी इसी प्रकार से पोस्टमार्टम कर करके क्वेश्चनों को हल करना है, जिसमें एक ही पेपर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। थैंक्स ए लॉट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।